हेलो एवरीवन। आज के सेशन में, आज के क्लास में बेसिकली हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे बीएसटीडी का यूनिट 2। ये डब्ल्यू बी सेमेस्टर 1। ठीक है ना, बीएसटीडी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो चलिए आप लोग बाबू देखते रहिएगा और मार्क करते रहिएगा जो जो पोर्शन हम बताएंगे। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, अच्छा बिजनेस क्या होता है, एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं अपना यूनिट 1 में जो हम लोग पढ़े थे। बिजनेस क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में कि कोई भी इंसान कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है जिसको करके ऑब्जेक्टिव होता है पैसा कमाना, और उसी एक्टिविटीज को इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं कि नहीं। दो एक्टिविटीज हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है? हम लोग कोई भी काम करते हैं जिसको काम करके हमको क्या मिले, पैसा मिले। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हम कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, करने के बाद हम पैसा का उम्मीद नहीं करते हैं। जैसे हम लोग गरीब को हेल्प करते हैं, पुअर्स को हेल्प करते हैं, या नीडी पर्सन को फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, तो ये कौन सा एक्टिविटीज हुआ? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आपसे पूछा जाएगा बिजनेस इज द एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में होता क्या है, हम लोग कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, और एक्टिविटीज परफॉर्म करके, ठीक है ना, वो एक्टिविटीज रिकरिंग इन नेचर होना चाहिए, मतलब थ्रू आउट द ईयर सेम एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। मेरे पास एक पुराना फर्नीचर हम बेच दिए, क्या हमको बिजनेसमैन बोला जाएगा? नहीं। अगर सेम एक्टिविटीज हम थ्रू आउट द ईयर डेली बेसिस में करेंगे, रिकरिंग का मतलब होता है सेम काम अगर हम बार बार करेंगे तब उसको क्या बोला जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो बिजनेस इज द एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बेसिकली बिजनेस का दो मेन ऑब्जेक्टिव होता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है पैसा कमाना, और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना। बोलो यहां तक समझ में आया? आते हैं हम लोग प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर कौन होता है? अरे सर, प्राइवेट सेक्टर वो बिजनेसमैन होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना होता है। वो अपने सोर्स से बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अपने सोर्स से बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और जो भी प्रॉफिट होता है वो खुद लेते हैं, अगर लॉस हुआ वो खुद ही करेंगे। मतलब किसी का इंटरफेयर या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट या शेयरिंग ऑफ लॉस नहीं होगा। इनकेस एक तरह का प्राइवेट सेक्टर हुआ, सोल प्रोप्राइटर की तरह बाबू। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल। अ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इज फुल्ली कंट्रोल बाय द प्राइवेट बिजनेस entrepreneur। ठीक है ना, इट मे बी ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ज्वाइंटली। या एक इंसान मतलब क्या कर सकते हैं, ओन कर सकते हैं, या ग्रुप ऑफ पर्सन क्या कर सकते हैं बाबू, ज्वाइंटली ओन कर सकते हैं। नो स्टेट पार्टिसिपेशन, देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब प्राइवेट, बोलिए बाबू, इस प्राइवेट सेक्टर में किसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा? स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अच्छा, ये कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा जहां पे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करते हैं बिजनेस में? पब्लिक सेक्टर। उसको प्राइवेट सेक्टर नहीं बोला जाएगा। चलिए आगे। इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट बोला, द मैनेजर द ओनर मैनेजेस द ऑर्गेनाइजेशन देमसेल्फ। ठीक है ना, एंड थ्रू देयर इलेक्टिव रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव, देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द इंटरनल मैनेजमेंट। बोल रहा है कि सरकार जो होगा वो मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं करेगा। आप अगर बिजनेस अपने दम पे खोले हो, प्राइवेट सेक्टर हो, तो मतलब अगर आप ज्वाइंटली बिजनेस कर रहे हो, तीन चार लोग मिलके बिजनेस कर रहे हो, तो वहां पे आप इलेक्ट करोगे। ठीक है ना, कौन डे टू डे मतलब बिजनेस का मैनेजमेंट कौन बनेगा, मैनेज कौन करेगा? ठीक है ना, वो सारा चीज डिसीजन होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होगा। ठीक है। प्राइवेट फाइनेंस, यहाँ पे आप अपने सोर्स से पैसा इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, और यहाँ पे मोटिव क्या होगा? अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि हम जो प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, इससे हमको क्या मिले, पैसा मिले। तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा? पैसा कमाना। प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज माय सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट। यहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा कमाना। आइए पब्लिक सेक्टर हम लोग पढ़ते हैं। पब्लिक सेक्टर क्या है? बोला, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आर दोज बिजनेस एंटरप्राइज विच आर ओन कंट्रोल एंड मैनेज बाय द स्टेट। ये ओन कंट्रोल मैनेज बाय द स्टेट, यहाँ पे स्टेट मैनेज करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे स्टेट किसको किसको बोला गया बाबू? आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मार्क कर लेना। सेंट्रल गवर्नमेंट भी आएगा,
स्टेट गवर्नमेंट भी आएगा, म्युनिसिपल अथॉरिटीज भी आएगा एंड अदर लोकल गवर्नमेंट्स। तो कितना नाम लिए हम बाबू? चार नाम लिए। एक बार जोर से बोल दो। पहला नाम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल अथॉरिटीज और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है ना। यहां पे बोला है बेसिक पर्पस ऑफ सच अंडरटेकिंग इज टू रेंडर सर्विसेज टू द सोसाइटी। यहां पे मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्विस रेंडर करना, मतलब सर्विस प्रोवाइड करना है। पैसा कमाना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। अच्छा, पैसा कमाना मेन ऑब्जेक्टिव किस केस में है? प्राइवेट सेक्टर में है, ठीक है। कुछ एग्जांपल याद करना होगा बाबू। बोला इन अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द स्टेट हैज कंप्लीट ओनरशिप और अ मेजर ओनरशिप। बोला है पब्लिक सेक्टर में, इस पब्लिक सेक्टर में या मेजर ओनरशिप होगा गवर्नमेंट का, या फिर या माइनर नहीं होगा, या मेजर होगा या कंप्लीट होगा। माइनर का मतलब तो कम हो गया ना। या मेजर होगा या कंप्लीट होगा, दो या बात याद रखना होगा। बोलो, प्राइवेट सेक्टर में जो कंट्रोल होगा, ठीक है ना, गवर्नमेंट का, वो कंप्लीट कंट्रोल होगा या फिर ये, नहीं बाबू, प्राइवेट बोले, पब्लिक बोले, पब्लिक सॉरी। पब्लिक में क्या होगा? या 100% होगा या मेजर होगा, बस इतना याद रखना होगा, ठीक है। एग्जाम्पल याद कर लीजिए। अगर हम आपसे पूछेंगे इंडियन रेलवे, तो आप क्या बोलिएगा बाबू? इंडियन रेलवे इज फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम जब भी बोलेंगे इंडियन रेलवे, या जनरल नॉलेज के लिए भी हो सकता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो इंडियन रेलवे इज द एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर। बोलिए, इंडियन रेलवे इज द एग्जाम्पल ऑफ विच इज 100 फुल्ली या 100% ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रहेगा। बोला ऑन द अदर हैंड मारुति उद्योग लिमिटेड इनिशियली, पहले जो गवर्नमेंट था वो मेजर शेयर होल्डर था, किसके साथ? सुजुकी कंपनी के साथ, जो जापानीज कंपनी है। वो था ना माइनर शेयर होल्डर, ठीक है। अब इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना होगा बाबू, खाली पॉइंट्स याद रखना होगा। स्टेट ओनरशिप, अब स्टेट ओनरशिप में कौन कौन आएगा? वो चार लोग आएंगे। बोलो, सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल अथॉरिटी और वेरी गुड लोकल गवर्नमेंट। यहां बोला पब्लिक सेक्टर आर ओन बाय द स्टेट इवन इवन वेयर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर आर परमिटेड टू इन्वेस्ट कैपिटल मोर देन 50% कैपिटल रिमेन इन द गवर्नमेंट हैंड्स। हम तुमको ये बात बता देते हैं ना, यहाँ पे सरकार या 100% मालिक हो सकता है, या फिर या मेजर किसका रहेगा? सरकार या 100% उस कंपनी का मालिक रहेगा, या मेजर शेयर किसके पास रहेगा बाबू? सरकार के पास रहेगा। हाउएवर जो प्राइवेट लोग रहेंगे ना, उनको भी अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। यहां तक समझ में है? देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ परमिट, दे आर परमिटेड टू इन्वेस्ट कैपिटल, ठीक है ना, मोर देन 51% कैपिटल रिमेन इन द गवर्नमेंट हैंड। तो सरकार के हाथ में कितना रहेगा? मोर देन 51%, मतलब 51% से ज्यादा किसके पास कंट्रोल रहेगा? सरकार के पास। तो यहाँ पे सरकार के पास या 51% से ज्यादा रहेगा या 100% रहेगा। अच्छा, मेरा एक सवाल है, अगर कोई भी मान लो कोई भी अगर पब्लिक सेक्टर है जहां पे सरकार 51% शेयर होल्डर है, तो बाकी 49 कौन होगा? मतलब कौन कौन हो सकता है? बोलो, कोई भी कंपनी होगा, तो प्राइवेट हो सकता है। स्टेट ओनरशिप समझ में आया? तो ओनरशिप में अब दो तरीके से बताया गया है, चलिए। गवर्नमेंट कंट्रोल, द अल्टीमेट कंट्रोल और द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर किसके पास रहेगा? गवर्नमेंट कंट्रोल। यहां पे कंट्रोल किसके पास रहेगा? बताइए बाबू। गवर्नमेंट के पास कंट्रोल रहेगा। सर्विस मोटिव, अच्छा अभी हम लोग जो पढ़े थे ऊपर में, देखो ऊपर में जो पढ़ के आए थे, ऊपर में क्या पढ़ के आए थे? ऊपर में पढ़ के आए थे प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में जो मोटिव होता है वो सिर्फ पैसा कमाना होता है, सर्विस प्रोवाइड करना नहीं होता है। हाउएवर इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर वी विल फाइंड कि यहाँ पे जो उद्देश्य, जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सर्विस मोटिव होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या होता है बाबू? सर्विस मोटिव होता है, ठीक है ना। बोला स्टेट फिनेंसिंग, बोला द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फुल और द मेजर कैपिटल थ्रू अप्रोप्रिएशन फ्रॉम इट्स बजट। तो सरकार का जो बजट बनता है वहां से क्या करेगा? यहां से फंडिंग प्रोवाइड किया जाएगा। तो और दूसरा लाइन में लिखा हुआ, जो गवर्नमेंट है वो ऑल्सो प्रोवाइड कर सकता है लोन फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर द रिक्वायरमेंट फॉर द स्टेट एक्सचेंज। बहुत अच्छा पॉइंट बोला है बाबू। बाबू, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी,
अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक। बोला जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है ना आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक, मतलब आंसरेबल, जवाब किसको देना होगा? पब्लिक को। जैसे कंपनी कोई घपला कर दिया, कोई प्रॉब्लम है, अल्टीमेटली जवाब किसको देना होगा? पब्लिक को देना होगा ना, पब्लिक का ही तो पैसा इन्वेस्ट रहता है। मान लो सरकार का कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट है? 51% है। अब बाकी 49% किसका है? पब्लिक का है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोला है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक, पब्लिक को अकाउंटेबल है। ठीक है। सो द एनुअल ऑडिट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कंडक्टेड बाय द, बस इतना याद रखना होगा कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होता है। तो इसमें दो तीन पॉइंट आपको बहुत अच्छा याद रखना होगा, पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा। पहला पॉइंट क्या याद रखिएगा बाबू? स्टेट ओनरशिप, गवर्नमेंट कंट्रोल, सर्विस मोटिव, स्टेट फाइनेंसिंग और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, याद रहेगा? बोलो। देखो ज्वाइंट सेक्टर में देख लो बाबू, ज्वाइंट सेक्टर में देखिए, ज्वाइंट सेक्टर में क्या है? एक बार आप खाली परसेंटेज देख लेना, परसेंटेज में आप टिक कर लो, रीड कर लेना। ठीक है। ज्वाइंट सेक्टर बाबू एक बार देख लेते हैं, ज्वाइंट सेक्टर किसको बोला जाता है यहाँ पे? द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच आर ओन, कंट्रोल एंड मैनेज ज्वाइंटली। बोला है ऐसा कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो ओन्ड होता है, कंट्रोल होता है या मैनेज होता है ज्वाइंटली। ज्वाइंटली ज्वाइंटली अब यहाँ कौन आएगा? प्राइवेट आएंगे, पब्लिक आएंगे। ठीक है ना, दोनों एक साथ आएंगे। ठीक है ना, प्राइवेट ऑन्टरप्रीनर, गवर्नमेंट आर कॉल्ड ज्वाइंट सेक्टर। अब यहाँ पे एग्जांपल याद करिएगा, मारुति उद्योग लिमिटेड। ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला जाता है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द शेयर कैपिटल ऑफ अ ज्वाइंट सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है ना, विदाउट फॉरेन पार्टिसिपेशन इज टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज। तो गवर्नमेंट का होगा 26%, प्राइवेट बिजनेस का होगा 25%, अब पब्लिक इन्वेस्टमेंट का होगा 49%। आप एक बार इसको रीड कर लेना है। चलो यहां से एमसीक्यू बन सकता है बाबू। चलिए पेज नंबर 45 निकाल लो, निकाल लिए? अच्छा बोलो पब्लिक सेक्टर में ओनरशिप कौन होगा? बोलो पब्लिक सेक्टर में ओनरशिप, ओनरशिप पब्लिक सेक्टर में किसके पास होगा? बोला ओन बाय द पब्लिक इंडिविजुअल, पब्लिक इंडिविजुअल जो रहेंगे वो ओनर रहेंगे। सॉरी, प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में क्या है, पहले प्राइवेट हम पब्लिक बोल दिए। प्राइवेट सेक्टर में जो ओनरशिप होगा वो किसके हाथ में रहेगा? इट इज ओन बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल। बोलो प्राइवेट सेक्टर में जो ओनरशिप रहेगा वो किसके पास रहेगा? प्राइवेट इंडिविजुअल के पास रहेगा। आओ पब्लिक सेक्टर में देखते हैं, ओन बाय द सेंट्रल और द स्टेट और द लोकल गवर्नमेंट। देखो हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या कंट्रोल किसके द्वारा होगा? स्टेट गवर्नमेंट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो गया, या सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, या लोकल अथॉरिटी हो गया, या म्युनिसिपल अथॉरिटी हो गया, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है। ज्वाइंट सेक्टर ओन, बोला यहाँ पे ज्वाइंट सेक्टर में ओन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट, मतलब दोनों, दोनों का ओनरशिप होगा। मैनेजमेंट, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में मैनेजमेंट किसका रहेगा? बोलो प्राइवेट सेक्टर में बोला है इट इज मैनेज बाय इट्स ओनर्स और प्रोफेशनल मैनेजर। ठीक है ना, ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर, या प्रोफेशनल जो रहेंगे ओनर के बिहाफ में मैनेज करेंगे, या ओनर खुद से अपना बिजनेस का जितना जो भी होगा वो सारा मैनेज करेंगे। पब्लिक सेक्टर में बोला द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट रेस्ट विद द गवर्नमेंट। यहाँ पे जिम्मेदार कौन होगा बाबू? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहेगा? सरकार का रहेगा, गवर्नमेंट का रहेगा। बोला इट इज मैनेज, ज्वाइंट सेक्टर में देख लेते हैं। ज्वाइंट सेक्टर में बोला इट इज मैनेज बाय द गवर्नमेंट, प्राइवेट बिजनेसमैन एंड द इन्वेस्टिंग पब्लिक। कैपिटल, प्राइवेट सेक्टर में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा बाय द प्राइवेट इन्वेस्टर, मतलब सरकार से कुछ मतलब नहीं है। समझ में आया? आप लोग जो बिजनेस का मालिक हो वो अपने एंड से क्या करोगे? बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करोगे। पब्लिक सेक्टर में क्या होगा? बोला फुल और मोर देन 50%
कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट। अब डिपेंड करता है कंपनी क्या 100% ओन्ड बाय द गवर्नमेंट है। अगर मान लो कोई भी कंपनी 100% कंट्रोल एंड मैनेज या कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट है, तो उसमें जो भी पैसा होगा, जो कैपिटल होगा बिजनेस में, वो कौन इन्वेस्ट करेगा? गवर्नमेंट 100%। अब दूसरा केस हम लोग देख लेते हैं कि सरकार 51% से ज्यादा, मान लो 55% शेयर ओन करता है कंपनी का, तो उतना पैसा कौन देगा? 51, अगर मान लो 55% सरकार ओन करता है, तो 55% के इक्विवेलेंट जो भी कैपिटल निकलेगा वो गवर्नमेंट सप्लाई करेगा। बोला कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट, प्राइवेट बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टिंग पब्लिक। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मोटिवेटेड बाय द डिजायर टू अर्न प्रॉफिट। तो जो प्राइवेट सेक्टर होता है, हम लोग ये बार बार पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास में भी देखे थे, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में मेन ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना होता है, सर्विस रेंडर करना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। सर्विस रेंडर करना मेन ऑब्जेक्टिव कहाँ होता है बोलो तो? पब्लिक सेक्टर में। यहाँ पे लिखा हुआ द मेन पर्पस इज टू प्रमोट पब्लिक वेलफेयर, मतलब आवाम का भला चाहता है कौन? पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट। यहाँ पे बोला जाता है ज्वाइंट सेक्टर में इट्स ऑब्जेक्टिव आर बोथ प्रॉफिटेबिलिटी एंड पब्लिक वेलफेयर। तो आपको हम बोलेंगे, बताइए बाबू, जो प्राइवेट सेक्टर में ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? टू अर्न प्रॉफिट। आप बोलेंगे अगर पब्लिक सेक्टर में, बताइए, प्रोवाइड सर्विसेज या वेलफेयर बोल सकते हो। अब ज्वाइंट सेक्टर में क्या बोलिएगा? बोथ। बोथ का मतलब दोनों का फीचर्स, प्राइवेट का और पब्लिक का फीचर्स दोनों कहां देखा जाता है? ज्वाइंट सेक्टर में। पार्लियामेंट्री कंट्रोल, नो कंट्रोल, ये कंट्रोल बाय द पार्लियामेंट है। अब तुमको एग्जाम में आ सकता है, कौन सा बिजनेस कंट्रोल बाय द पार्लियामेंट है? पब्लिक सेक्टर। आपका दिमाग तो काम करना चाहिए, जो प्राइवेट सेक्टर है वो पार्लियामेंट को ही क्यों कंट्रोल करेगा? हिंदुस्तान में इतना सारा बिजनेस है, बिजनेस पे गवर्नमेंट कोई डायरेक्टली कंट्रोल करता है? नहीं। अगर कंट्रोल करना होगा सब बिजनेस पे, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या लाएगा? एक एक्ट लाएगा। हिंदुस्तान में एक एक्ट बना देगा, एक कानून बना देगा। यहाँ पे इतने सारे बिजनेस हैं, सरकार क्या कंट्रोल कर रहा है? आप अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स एंड रेगुलेशन तो आप अपने एंड से खुद ही सेट करते हो ना, या सेट करने गवर्नमेंट आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। चलो, पब्लिक सेक्टर में कौन जिसका कंट्रोल होगा बाबू, बता दीजिए एक बार। है? बोलो एक बार, पब्लिक सेक्टर में किसका कंट्रोल होगा? ठीक है। और ज्वाइंट सेक्टर में? बोला इट मे और मे नॉट बी कंट्रोल बाय द पार्लियामेंट। कंट्रोल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अकाउंटेबिलिटी, अब बोला जाता है अकाउंटेबल टू द ओनर्स। हम किसको आंसरेबल है या किसको जवाब देंगे? ओनर्स को देंगे। अगर मान लो दो तीन लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं प्राइवेट में, तो एक इंसान दूसरे इंसान को जवाब देंगे ना, भाई इतना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया था, मान लो साल के स्टार्टिंग में जो भी प्रॉफिट आया, प्रॉफिट का मतलब हम लोग का ना हर एक बिजनेस का एनआरआर होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर हम साल के शुरू में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ तो रिटर्न आना चाहिए, और जो रिटर्न आया कहाँ चला गया? ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग, इट इज अकाउंटेबल टू द पब्लिक। अब ये जो पब्लिक सेक्टर है वो किसको अकाउंटेबल है? पब्लिक को। इट इज अकाउंटेबल टू द बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ओनर्स। स्कोप, स्कोप क्या है? लिमिटेड स्कोप है। अब बता सकते हो प्राइवेट सेक्टर में लिमिटेड स्कोप क्यों है? क्योंकि सर पैसा तो कम है ना। अगर जहां पे पैसा इंसान मतलब ना कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उसका स्कोप लिमिटेड हो जाएगा, नैरो स्कोप होगा। एक इंडिविजुअल या दो चार इंडिविजुअल मिल के कितना ही पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाएंगे, तो उन लोगों का स्कोप क्या होगा बताइए? लिमिटेड होगा, नैरो स्कोप होगा। ठीक है। अब बिजनेस स्कोप इज क्या है? यहाँ पे वाइड होता है और यहाँ पे वाइडेस्ट होता है। ठीक है ना, लिमिटेड, वाइड, वाइडेस्ट, आपको इतना याद रखना होगा। याद रहेगा? चलो आगे चलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। यहाँ फीचर्स है, पहले समझ लीजिए सोल प्रोप्राइटर किसको बोला जाता है। सेम सिंपल है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? सोल का मतलब होता है सिंगल ओनर। बोलिए, सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? सिंगल ओनर। एक अकेला इंसान बिजनेस करता है उसको क्या बोला जाता है? सोल प्रोप्राइटर। व्हेन अ बिजनेस यूनिट कंट्रोल मैनेज बाय वन इंडिविजुअल इटसेल्फ, उसको क्या बोला जाएगा?
सोल प्रोपाइटर, जो सोल प्रोपाइटर रहेगा वो अपने सोर्स से क्या इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में? पैसा, कैपिटल। कैपिटल वो अपने सोर्स से भी इन्वेस्ट कर सकता है, और एल्स ही कैन बोरो द लोन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज द केस में बी। क्लियर है? अगर आपके पास पैसे, अगर आप बिजनेस करोगे, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो आप अपने एंड से पैसा इन्वेस्ट करोगे ना, या फिर लोन ले सकते हो। ठीक है, वो आपको देख लेना होगा। जो भी बिजनेस का डिसीजन होगा वो कौन लेगा? ओनर, सोल प्रोप्राइटरशिप लेगा। क्लियर है यहाँ पे? जो भी प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। कोई भी इंसान लॉस के लिए बिजनेस स्टार्ट नहीं करता बाई डिफॉल्ट। मतलब मान लो अगर लॉस हो गया तो वो कौन शेयर करेगा? ओनर। प्रॉफिट हुआ तब भी आपका, लॉस हुआ तब भी आपका। अच्छा, सबसे अच्छा बात क्या है ना, ये सबसे पुराना फॉर्म ऑफ बिजनेस है। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो क्या बोलिएगा सर? सोल प्रोप्राइटरशिप। और इन इंडिया, हिंदुस्तान में अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो इसके लिए कोई कोई कानून नहीं है, कोई एक्ट नहीं है। मेरा बात आप समझ पा रहे हो? आप अपने हिसाब से आप फ्री हो, चाहे जैसे बिजनेस स्टार्ट करो। दूसरा बात, अगर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में पार्टनरशिप भी है, अगर पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे तो इंडिया में एक्ट है। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म करना चाहते हो तो हिंदुस्तान में एक्ट है, 1920 नहीं है, 1932 है, पार्टनरशिप एक्ट 19। अगर हम लोग बात करेंगे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, तो 2013 एक्चुअली पुराना कंपनीज एक्ट था 1956, वो अभी हट के अभी न्यू कंपनीज एक्ट आ चुका है 2013। तो अगर आपको याद रखना होगा, हम लोग पढ़ ले सोल सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। सोल का मतलब सिंगल, प्रोप्राइटर का मतलब ओनर। जब एक सिंगल ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोला जाता है। सारा कुछ वो खुद ही लेगा डिसीजन, और ये सबसे पुराना फॉर्म ऑफ बिजनेस है। अब इसका फीचर्स देख लेते हैं। सिंगल ओनरशिप एंड कंट्रोल। सिंगल ओनरशिप, एज द नेम सजेस्ट, सोल प्रोप्राइटर। तो यहाँ पे क्या 10-20 लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे? एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे लिखा भी हुआ है सिंगल ओनरशिप एंड कंट्रोल, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब बिजनेस एंड ओनर, यहाँ पे ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस एंड ओनर, बिजनेस एंड ओनर उन लोगों का अलग पहचान नहीं है, सेम है। मेरा बात आप समझ में आया? बिजनेस एंड ओनर आर सेम। बोलो, बिजनेस एंड ओनर आर सेम। बिजनेस एंड ओनर आर बिजनेस एंड ओनर आर ठीक है। अच्छा, इसको हम और थोड़ा डिटेल में बताते हैं। बिजनेस एंड ओनर आर सेम का मतलब होता है, मान लो कोई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, ठीक है ना। वो अपने प्रोडक्ट कोई उसका कंज्यूम किया, ठीक है ना, सोसाइटी में। और और वो क्या हुआ ना, उसका तबीयत खराब हो गया। जो इंसान प्रोडक्ट कंज्यूम किया, उसका तबीयत खराब हुआ। अब क्या होगा ना, वो तो छोटा बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। अब उसका प्रोडक्ट, उसका नाम भी खराब होगा, मार्केट में दुकान का नाम भी खराब होगा, और पब्लिक बहुत गर्म है, हो सकता है दुकानदार को मारे भी। समझ में है? बोलो क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। बिजनेस एंड ओनर दोनों सेम है। बिजनेस एंड ओनर दोनों सेम है। बिजनेस क्या किया बाबू? सोसाइटी को सामान सप्लाई किया। अब सोसाइटी में कोई भी खा के तबीयत खराब हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, तो सोसाइटी वाला क्या करेगा? दुकानदार को भी मारेगा, दुकान उसका प्रोडक्ट भी नहीं लेगा। हाँ, ऐसा प्रोप्राइटरशिप में ही होगा जहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी। एक्चुअली यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, आपका पहचान और आपका बिजनेस का पहचान एक होता है। आगे चले बाबू। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट मोस्ट एग्जाम में आएगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब जानते हो? कर्ज। यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, तो आपको इसको कैसे याद करना होगा, एकदम समझने का कोशिश करिए। ठीक है ना? आपको कैसे याद रखना होगा, ठीक है ना? कैसे याद रखना होगा आपको, कैसे याद करना होगा, कैसे याद रखना होगा बोलिएगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इफ द बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ द आउटसाइड डेट, देन इन दैट केस द ओनर विल अटैच हिज पर्सनल एसेट्स टू पे ऑफ द आउटसाइड डेट। बोलिए मेरे साथ। इफ द बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ आउटसाइड डेट, then in that situation the owner will attach his personal assets to pay off the debt। मतलब अगर आपका लाइबिलिटी हो बहुत ज्यादा है, अब बिजनेस का एसेट्स इतना ज्यादा सफिशिएंट नहीं है पे ऑफ करने के लिए आउटसाइड डेट, डेट का मतलब लाइबिलिटी, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन जो पार्टनर, जो ओनर होगा ना बिजनेस का, वो क्या करेगा? अपना घर का उसका जो घर का जो प्रॉपर्टी होगा, ठीक है ना, वो अटैच कर देगा बिजनेस में, और उसको बेच के बाहर का लाइबिलिटी को पैसा देगा। क्लियर है? तो बोलो, यहां पे क्या हो जाता है? सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है?
अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। बात समझ में आया? सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है? तो इसको कैसे बोलेंगे सर? अगर बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो गया तो जो मालिक होगा ना, अपना घर का, अपना फर्नीचर, अपने आप को भी बेचना पॉसिबल है। अपने आप को भी बेच देगा, अपना घर फर्नीचर भी बेच देगा, अपना बीवी का गोल्ड वोल्ड भी बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा वो किसको देगा? बिजनेस को क्यों देगा? बिजनेस लाइबिलिटी को पे ऑफ करेगा। मान लो लोन लिया था, वो सारा चीज पे ऑफ करेगा। यहाँ पे क्या होता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। याद रहेगा? अच्छा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहाँ होता है? तो आपको याद रखना होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है, पार्टनरशिप में होता है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। अगर हम आपसे पूछेंगे अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहाँ होता है, तो बोलिएगा सर सिर्फ दो जगह होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में होता है और सोल प्रोप्राइटर में होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है। अगर हम लोग बात करेंगे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में, वहां क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। नो प्रॉफिट शेयरिंग। नो प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या होता है? जो भी प्रॉफिट आएगा वो किसी से शेयर करेगा? नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द प्रॉफिट विच यू गेट एट द एंड ऑफ द ईयर विल नॉट बी शेयर्ड विथ एनीबडी। ना, आप किसी के साथ शेयर नहीं करोगे। आप क्यों शेयर करोगे? आप तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हो। सोल का मतलब अकेला मालिक, अकेला बिजनेस का मालिक हो आप साल के शुरू में आप खुद ही पैसा, अपने सोर्स से पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किए ना, तो जब आप कमाने का टाइम आया, आप थोड़ी ना बांट दोगे। किसी को बांटोगे क्यों? नो लीगल फॉर्मेलिटीज का मतलब क्या है? कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। आप चाहो चाहे अपने एंड से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लीगल फॉर्मेलिटीज कब होगा? जहां पे पार्टनरशिप होगा, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होगा। मतलब पार्टनरशिप में भी उतना नहीं होता, कंपनीज वगैरह में लीगल फॉर्मेलिटीज ज्यादा होता है। जहां पे एक्ट बनता है, जहां पे कानून होता है, जहां पे लॉ होता है, वहां पे लीगल फॉर्मेलिटीज ज्यादा होता है। जब यहाँ पे कोई कानून नहीं है तो लीगल फॉर्मेलिटीज होगा। लेकिन आप इलीगल बिजनेस मत करना, नहीं तो फंस जाइएगा। बोलोगे सर पढ़ के ही जा रहे हो, सर पढ़ाए कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो इंसान को किडनैपिंग करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, आप बाद में बोल देना। चलो, स्मॉल साइज का मतलब क्या होता है? ये बिजनेस कभी भी बड़ा हो पाएगा? स्मॉल स्केल ही होगा, बड़ा नहीं हो पाएगा। रीजन बता पाओगे? क्योंकि अकेला इंसान जितना भी कोशिश कर लेना, अपने एंड से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकता है? नहीं इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये ऑलवेज क्या होगा? स्मॉल इन साइज होगा। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब होता है सोल प्रोप्राइटर को कभी कुछ हो गया मान लो, तो बिजनेस बंद हो जाएगा ना। बिजनेस बंद होना बहुत आसान है। सोल प्रोप्राइटर क्या हो गया? अनसाउंड माइंड हो गया। अनसाउंड माइंड का मतलब पागल हो गया, दिमागी हाल ठीक नहीं है। रोहित को जानते हो? कौन है? हाँ, मतलब उसका दिमाग मतलब रोहित है, या फिर कोई ऐसा मसला हो गया है, दिमागी हाल, अभी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तो वो बिजनेस कंटिन्यू कर पाएगा? नहीं, नहीं कर पाएगा। तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब ओनर को कुछ हुआ, अल्टीमेटली बिजनेस को भी कुछ हो गया। ओनर का तबीयत खराब, ओनर चल बसा, बिजनेस भी चल बसा। मेरिट्स का मतलब होता है एडवांटेज। मेरिट्स का मतलब क्या होता है? एडवांटेज। क्या एडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप का? पॉइंट्स याद रखिएगा। इजी टू फॉर्म, ऑपरेट एंड डिसॉल्व। बिजनेस स्टार्ट करना बहुत इजी है। बिजनेस स्टार्ट करना बहुत इजी है। आपके पास एक बिजनेस आइडिया होना चाहिए। अगर आपके पास बिजनेस आइडिया है, अच्छा बात है, क्योंकि बिजनेस आइडिया तो होना चाहिए आप क्या करने वाले हो एग्जैक्टली exactly। और इसके लिए जो पैसा लगेगा आप कहां से ले सकते हो? बैंक से ले सकते हो, बोरो कर सकते हो, फ्रेंड से ले सकते हो, फैमिली मेंबर से ले सकते हो, रिलेटिव से ले सकते हो, अरे किसी से भी ले सकते हो। बस आपके पास एक स्ट्रॉन्ग आइडिया होना चाहिए और आपके अंदर बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। जो बिजनेस आइडिया में हम पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं वो हमको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास 100% गारंटी है कि हमको रिटर्न मिलेगा, तो आपको पैसा फिनेंस तो कोई भी कर देगा ना। क्लियर है? तो यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटीज नहीं। हम अभी आपको बताया ना, हिंदुस्तान में अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हो और कंटिन्यू करते हो तो कोई एक्ट नहीं है, कोई कानून नहीं है। आप अपने हिसाब से बिजनेस कर सकते हो जो आपको ठीक लगता है। ठीक है। और डिसॉल्व करना, खत्म करना भी आसान है। जैसे स्टार्ट करना आसान है, इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व। डिसॉल्व का मतलब खत्म कर देना। आप बिजनेस नहीं करना चाहते हो, खत्म कर दो बिजनेस को। डायरेक्ट इंसेंटिव मिलेगा। आप बहुत ज्यादा मोटिवेट रहोगे कि जितना ज्यादा आप काम करोगे आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर आप जॉब करते हो, कोई भी कंपनी में आप जॉब करते हो, आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे तो अल्टीमेटली आपको सैलरी तो फिक्स मिलेगा ना, बहुत मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन आप बहुत उससे ज्यादा काम करते हो तो आपके मेहनत से ग्रो कौन होगा? बिजनेस होगा। आप 60 साल में
रिटायर हो गए हो, लेकिन आप अपने जिंदगी का 60 साल कंपनी को दिए, 60 साल में कंपनी नेक्स्ट लेवल में चला जाएगा ना। तो वही अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करते हो तो बिजनेस क्या होगा, नेक्स्ट लेवल में चले जाएगा, आप खुद ज्यादा मोटिवेटेड रहोगे, आपको ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा। क्विक डिसीजन मेकिंग प्रोप्राइटरशिप में क्यों होता है, कोई बता पाएगा? बताइए बाबू। बोलो बाबू, आप बोलो। बोलो बाबू, आप लोग बोलो। सिंगल पर्सन कैन टेक द डिसीजन इजिली क्विकली। मान लो आप दो लोग हो ना, दो लोग हो गए ना, अगर आप पार्टनरशिप में करोगे ना, तो आप अपने हिसाब से नहीं चल सकते हो, पार्टनर में झमेला भी बहुत होता है, मालूम है। दोनों का अलग ओपिनियन हुआ, आपको कोई चीज डिसीजन लेना है, बट एट द सेम टाइम आपके पार्टनर बोले नो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, दिस इज अ बैड आइडिया, आप मत लो। आप चाह के भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपके बिजनेस में आपका पूरा पैसा नहीं लगा ना पार्टनरशिप के केस में, आपका पार्टनर भी तो दिया है। तो आप अपना अपना हुक्म चला पाओगे नहीं भाई। आपका पार्टनर का भी रजामंद होना चाहिए, मतलब पार्टनर का भी कंसेंट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर में एक्चुअली पार्टनर कोई मालिक तो होता नहीं है, अकेला मालिक होता है, तो डिसीजन लेना कंपेयर टू पार्टनरशिप कोई बहुत जल्दी आसान होता है इसके लिए। इंडिपेंडेंट कंट्रोल, खुद का कंट्रोल होगा। अच्छा, दुनिया में जितना चीज एडवांटेज है उसका क्या है बाबू, डिसएडवांटेज भी है ना। तो चलो हम लोग डिसएडवांटेज देखते हैं हम लोग। पर्सनल टच रहता है, सिक्रेसी ऑफ अफेयर्स रहता है, आप आपका जो भी बिजनेस का हम्म, अच्छा पॉइंट्स है, मतलब जैसे आप पर यूनिट पे कितना पैसा कमाते हो, पर यूनिट पे अगर आप एक यूनिट प्रोडक्ट सेल करते हो, आपका प्रॉफिट पर यूनिट कितना आ रहा है, ये आपके अलावा किसी को पता चलेगा जब तक आप डिस्क्लोज नहीं करोगे। पर्सनल टच रहेगा। आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप में आप 10-15 रोल प्ले करते हो। सोल प्रोप्राइटर में आप ही अकाउंटेंट हो, आप ही सुपरवाइजर हो, आप ही मैनेजर हो, आप ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, आप ही डिसीजन मेकर हो, एंड आप ही XYZ, बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास। आप ही सियालदा से सामान लाओगे, आप ही सजाओगे, ठीक है, आप ही डिलीवरी बॉय भी हो, डिलीवरी भी दोगे, मतलब आपका 10-15 रूप होगा। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपका कितना रूप होगा सर, बहुत सारा रूप होगा। तो आप ही इंसान हो जो सामान भी ला रहे हो, कस्टमर तक पहुंचा रहे हो, तो आप में और कस्टमर में एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं स्टैब्लिश हो जाएगा? नहीं होगा बाबू, आराम से हो जाएगा। क्लियर है, आप ही दुकान खोलते हो, आप ही अकाउंटेंट हो, आप ही हिसाब करते हो, आप ही आपकी जो भी छोटा मोटा एंट्री होता है वो आप ही करते हो। तो मतलब आप सोल प्रोप्राइटरशिप में आप मल्टीपल रोल प्ले करते हो, ठीक है। तो इससे पर्सनल टच अच्छा होगा कंज्यूमर और ओनर के दरमियान। मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन रहेगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है बताइए, डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेड रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब क्या होता है, हर वो चीज जो बिजनेस में जरूरत होता है, ठीक है ना, जिसके जरिए से हम पैसा कमाएंगे। जैसे अगर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी तो रिसोर्स है। पैसा भी तो एक रिसोर्स है, मशीनरी भी तो एक रिसोर्स है। हर वो चीज जो बिजनेस में जरूरत रहेगा प्रोडक्शन करने के लिए, वो रिसोर्सेज रहेगा। अब पैसा ही ले लो, रिसोर्सेज है। एक इंसान अपने सोर्स से कितना पैसा इन्वेस्ट कर पाएगा? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़ रुपया। लेकिन अगर बिजनेस में देखोगे, क्योंकि बिजनेस में पैसा से पैसा कमाया जाता है, आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट कर दोगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पैसा ऑलवेज कम ही रहेगा। तो ये क्या होगा, लिमिटेड रिसोर्स एक डिसएडवांटेज है। लिमिटेशन का मतलब डिसएडवांटेज है। आइए अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये क्या है, डिसएडवांटेज है। 35 लाख का इन्वेस्टमेंट में 36 लाख का लॉस हो गया, ये क्या बाबू, ये क्या बताओ, डिसएडवांटेज है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है इफ द बिजनेस एसेट्स आर नॉट sufficient to pay off outside debt, then in that situation the owner will attach his personal assets to pay off the debt। अगर मान लो बिजनेस में somehow कोई बहुत ज्यादा लॉस हो गया, तो उस सिचुएशन में जो ओनर होगा, ठीक है ना, वो अपना घर से पैसा लाके बैंक को, क्रेडिटर को, लाइबिलिटी को, जो भी उसका लाइबिलिटी होगा, आउटसाइडर लाइबिलिटी होगा, उसको क्या करेगा, पैसा पे करेगा। तो ये क्या है हम लोग का, अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या है हम लोग का,
डिसएडवांटेज है। बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। अभी हम लोग पढ़े हैं ना, सोल प्रोप्राइटर 15-20 का, उसका 15-20 रूप हो सकता है। वो अकाउंटेंट भी हो सकता है, वो मैनेजर भी हो सकता है, वो सुपरवाइजर भी हो सकता है, वो डिलीवरी बॉय भी हो सकता है। ठीक है ना, वो मैनेजमेंट का भी काम करेगा, वो डिसीजन में मतलब डिसीजन प्लानिंग भी करेगा, ऑर्गेनाइजिंग भी करेगा, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन एक इंसान 50 सब चीज में परफेक्ट हो सकता है। अगर एक इंसान 10 मतलब इतना सारा एक्टिविटीज अकेला परफॉर्म नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसके अंदर स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा। करने को तो आप सब कुछ कर ले रहे हो, लेकिन आप बेस्ट कोई चीज में नहीं रहोगे। मेरा बात आप समझ पा रहे हो? करने को तो आप सब कुछ कर ले रहे हो, जो इंसान सब कुछ करता है वो बेस्ट नहीं होगा। आपको सब कुछ आता है, आप कोई चीज में बेस्ट नहीं हो, तो ये तो डिसएडवांटेज हुआ ना। अगर उसको अच्छा, अच्छा सोचो, ऐसा कोई इंसान होगा उसको अच्छा, अच्छा डिलीवरी बॉय भी है, अच्छा कस्टमर को हैंडल भी कर रहा, अच्छा अकाउंटेंट भी है, अच्छा सामान भी ला रहा, टाइम से खोल भी रहा, एंड दो चार पांच चीज और तुम ऐड कर लो जो भी जरूरत होगा। ये एक इंसान इतना रोल कैसे प्ले कर सकता है? ये डिसएडवांटेज है, ये नहीं हो सकता है। लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, इसका मतलब क्या हुआ बाबू? बिजनेस बढ़ने का चांसेस, अच्छा बताओ, रीजन बताओ बाबू। बिजनेस बढ़ने का चांसेस कम क्यों है, क्या रीजन है? अकेला बंदा है, बिजनेस कम होने का चांसेस क्या है? बोलो। अच्छा हम पूछेंगे बाबू एक एक से, आप बताइए अपने हिसाब से बिजनेस में एक्सपेंशन होने का रीजन कम क्यों है? सर क्या था क्वेश्चन? क्या है? क्वेश्चन बोलो ना उसको। क्वेश्चन क्या है अभी तो हम बोले ना बाबू। यहाँ पे लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, क्यों लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन है? लोग कम है, वो एक ही है तो वो कितना ही करेगा, तो जितना संभाल सक रहा है उतना कर रहा है। सोल प्रोप्राइटर है तो इसीलिए वो एक ही करता है, और अगर ज्यादा होता तो ज्यादा हेल्पफुल होता, ज्यादा इंसान होता तो इसलिए ज्यादा। सर क्योंकि वो सिंगल पर्सन है इसीलिए। और अयान बाबू आइए, आप सर क्योंकि वो अकेला बंदा है और अकेला बंदे के लिए बहुत मुश्किल होता है सब चीज़ एक बार में हैंडल करना। देखो सब लोग अपने एंड से सही बोले, एक अकेला इंसान, लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन के लिए हम लोग को एक टीम चाहिए ना, हमको एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड कैसे करेंगे? टीम चाहिए, पैसा चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। अकेला इंसान ना ही टीम लाएगा तो पैसा ही तो नहीं है ना, टीम भी लाना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल होगा ना। टू मच सिक्रेसी कॉज, ये छोड़ दो, अनसाउंड माइंड डिसीजन। हाँ ये अच्छा पॉइंट है, अनसर्टेन लाइफ। अनसर्टेन लाइफ का मतलब क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप डज नॉट एंजॉय कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, मान लो अभी कुछ भी हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, अगर ओनर ही इंसॉल्वेंट हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, या कोई भी सिचुएशन अराइज हो गया है ना, तो वो क्या करना होगा? बिजनेस को बंद करना होगा। ठीक है, तो HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ज्वाइंट हिंदू फैमिली। बाबू बात नहीं, यहाँ पे देखो, इसको बोला जाता है HUF। HUF का मतलब HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली।
HUF का मतलब क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बोलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, मार्क कर लो। HUF का भी होता है, एक बिजनेस होता है। देखो ये सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, ऐसा बिजनेस सिर्फ इंडिया में होता है। देखो वो द ज्वाइंट हिंदू फैमिली। बाबू बात मत करो, बात मत करिए। देखो यहाँ पे द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस is that form of business organization which is owned and carried on by the member of a joint Hindu family. It is also known as Hindu undivided family. ठीक है बाबू, चुप चुप के मूवी देखे हो? देखोगे ना, उसमें ना एक एक फैमिली रहता है, एक परिवार रहता है, जो सब लोग मिल के रहते हैं एक साथ। ठीक है ना? क्लियर है? तो यहाँ पे भी हिंदू में भी क्या होता है ना, हिंदू में भी इन लोग का एक फैमिली स्ट्रक्चर रहता है, जहाँ पे सब लोग मिलके ज्वाइंट फैमिली रहेगा, सब लोग मिलके रहेंगे। एक बिजनेस, एक फैमिली, मतलब ना उन लोग का ना एक बिजनेस रहेगा, फैमिली बिजनेस रहेगा, जो जितने भी लोग रहेंगे, मेंबर रहेंगे ना, वो उसी बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे, आगे लेके जाएंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे बोला जाता है कैरिड ऑन बाय द मेंबर्स ऑफ अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली, इट इज ऑल्सो नोन एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है ना? एन इंडिविजुअल बिकम द मेंबर ऑफ द बिजनेस बाय वर्च्यू ऑफ हिज बर्थ। बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, बाय वर्च्यू ऑफ हिज बर्थ। जैसे वो पैदा हुआ तो वो क्या बन गया? बाय डिफॉल्ट बिजनेस बिजनेस का मेंबर बन गया। समझ में? वो मेंबरशिप ले लिया है। समझो, हम लोग जैसे इंडिया में बर्थ होता है हम लोग का, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या हो जाते हैं? इंडियन सिटीजन हो जाते हैं ना। अगर आपको कोई भी कंट्री का सिटीजनशिप लेना होता है तो आपको अप्लाई करना होता है। वो डिपेंड करता है उस कंट्री के गवर्नमेंट के हिसाब से, वो आपको सिटीजनशिप प्रोवाइड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में अगर कोई भी बच्चा, कोई भी चाइल्ड मतलब ना बर्थ लेता है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या बन जाता है? बिजनेस का मेंबर बन जाता है। ठीक है? तो बोला एन इंडिविजुअल बिकम्स, बाबू बात नहीं, एन इंडिविजुअल बिकम्स द मेंबर ऑफ द बिजनेस बाय वर्च्यू ऑफ हिज बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली। मतलब उसी फैमिली में आपका बर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं आस पड़ोस का फैमिली में बर्थ हुआ तो आप अपने आप को मेंबर कैसे बोलोगे? अच्छा, इस बात में कोई लॉजिक हो रहा है? तो आपको अगर मेंबर बनना होगा तो बाय डिफॉल्ट किसके घर में पैदा होना होगा? HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के घर पे। एकदम सही बात बोले आप। ठीक है ना? ऑल मेंबर ऑफ द फैमिली हैव इक्वल ओनरशिप राइट। ऑल मेंबर, जितने भी मेंबर है उस परिवार में, तो सबका क्या है? इक्वल अधिकार है, इक्वल राइट्स है। कहां पे बाबू? बिजनेस में। बोल रहा है जितने भी मेंबर है ना, उन लोगों का क्या है? इक्वल ओनरशिप एंड राइट्स है ओवर द प्रॉपर्टी। ठीक है ना? समझ पा रहे हो आप यहां तक? ये इट इज गवर्न बाय द प्रोविजन। ठीक है ना? आपको याद रखना होगा 1956। क्या याद रखना होगा? 1956। HUF कोई बोल पाएगा? और HUF क्या है? HUF का फुल फॉर्म हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कौन सा एक्ट से प्रोविजन चलता है बताइए? 1956। यहाँ पे मेंबर कौन होगा? फैमिली, जो बर्थ होगा उसका मेंबर होगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है ना? छोटा मोटा चीज इज आपको पता होना चाहिए। आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप क्या है? हम लोग अभी पढ़े एक फॉर्म ऑफ बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़े ना, और अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार्टनरशिप। तो द पार्टनरशिप फॉर्म, जो द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना? ये भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे सोल प्रोप्राइटर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे ही जैसे एक सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, वैसे पार्टनरशिप भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। सोल प्रोप्राइटर में क्या पढ़े थे? कोई एक्ट नहीं है इंडिया में ना, लेकिन पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए, चलाने के लिए इंडिया में एक्ट है। बताइए पार्टनरशिप का एक्ट? 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जब दो और दो से ज्यादा लोग मिलते हैं, उन लोगों का ऑब्जेक्टिव सेम होता है कि हमको बिजनेस में बिजनेस करना है, पैसा कमाना है। सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सेम ओपिनियन होना चाहिए, तभी तो आप लोग पार्टनर बनोगे और पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म्ड होगा। तो मिनिमम कितना पार्टनर चाहिए बाबू? दो। और मैक्सिमम 50। याद रहेगा? हाउ मेनी पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस? Minimum 2 partners are required. And what is the maximum number?
50 पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड, ये मैक्सिमम 50 है, मिनिमम 2 है, ठीक है ना। पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब इसका जो डेफिनेशन है बाबू सेक्शन 4 में लिखा हुआ है। कहां पे लिखा हुआ है? सेक्शन 4 में लिखा हुआ है। सेक्शन 4 में क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is the relation between the person who have agreed to share the profit of the business carried on all or any one of them acting for all। देखो यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान दो, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मिला आपको? देखो यहां पे मिला, फर्स्ट पॉइंट में मिला। ये कहां पे है? पार्टनर्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये डेफिनेशन कहां दिया हुआ है? सेक्शन 4 में। तो आपको याद रहना चाहिए सेक्शन 4 में क्या डेफिनेशन दिया हुआ है पार्टनरशिप का। जब आप पार्टनरशिप इन रियलिटी बोला किसको जाता है? जब दो और दो से ज्यादा लोग मिलते हैं, उन लोग का उद्देश्य, उन लोग का ऑब्जेक्टिव सेम होता है कि हमको पैसा कमाना है। जब सारे लोग अपने एंड से, अपने सोर्स से कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करेंगे और सोच समझ के एक बिजनेस मॉडल स्टार्ट करेंगे, उसको क्या बोला जाएगा? पार्टनरशिप। और साल के आखिर में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो पार्टनर लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है ना। प्रॉफिट भी होगा तो पार्टनर का होगा, लॉस भी होगा पार्टनर का होगा। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में जो भी प्रॉफिट होता था वो एक बंदा ले लेता था, लेकिन पार्टनरशिप के केस में बढ़ जाएगा ना, डिवाइड होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, यहां पे क्या होता है? बिजनेस होगा। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन विल बिकम अ पार्टनरशिप ओनली व्हेन इट इज द मीन टू डू सम काइंड ऑफ बिजनेस। बहुत अच्छा पॉइंट बोला बाबू, अब इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। जब 4-5 लोग मिलते हैं और मिल के कोई काम करेंगे, वो बिजनेस होगा। पार्टनरशिप तभी बोला जाएगा कि उन लोग का उद्देश्य पैसा कमाना है, ठीक है ना। आप लोग 4-5 लोग मिल के एनजीओ खोले, उसको पार्टनरशिप बोला जाएगा? कैसे बोला जाएगा? वो सर्विस मोटिव है ना। आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? पैसा कमाना है आपको ना, आपको वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी करना चाहते हो, वो पार्टनरशिप नहीं होगा। पहला क्या बोला है? देखो पहला लाइन में लिखा हुआ, आप मार्क कर लो इसको। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन विल बिकम अ पार्टनरशिप ओनली व्हेन इट इज मेंट टू डू सम काइंड ऑफ बिजनेस। आप कोई भी तरह का बिजनेस करोगे, बिजनेस मतलब बिजनेस का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस का मतलब रिकरिंग इन नेचर। अगर वो बिजनेस होगा तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगा, वो रिकरिंग इन नेचर होगा। समझ पा रहे हो? if the purpose is to carry on some charitable work, अंडरलाइन कर लो, it will not be a partnership। चैरिटेबल का मतलब होता है आप चैरिटी कर रहे हो, चैरिटी करोगे तो पब्लिक का सेवा कर रहे हो, तो सेवा तो कर रहे हो, अच्छा बात है, लेकिन आप लोग इतना सारा मेहनत कर रहे हो तो आपका घर संसार कैसे चलेगा? चलाने के लिए चैरिटी लोगे और उसी से खाओगे पियोगे? दिमाग आपका बहुत तेज है। दूसरा बोल रहा है 1% अंडरलाइन कर लीजिए। 2% होना चाहिए बाबू। 1% कभी भी खुद से पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म नहीं कर पाएगा। अंडरलाइन कर लो, 1% कैन नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप विथ हिमसेल्फ। अकेला इंसान खुद से पार्टनरशिप बिजनेस खोल पाएगा? अकेला इंसान खुद से पार्टनरशिप खोल पाएगा? पार्टनरशिप खोलने के लिए, चलाने के लिए हमको कितना चाहिए? मिनिमम तो 2, मैक्सिमम 50। अब मैक्सिमम 50 जो है पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा है, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम 50 बंदा होना चाहिए। कहां पे लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये बात नहीं लिखा हुआ है। चलो, प्रॉफिट मोटिव। अच्छा, यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होगा। द बिजनेस इज सेटअप बाई एन एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन। अब यहाँ पे जो बिजनेस सेट करेंगे ना, एक एग्रीमेंट होगा। अब याद कर लो, मार्क कर लो, जो एग्रीमेंट हो सकता है वो ओरल भी हो सकता है, वो रिटन भी हो सकता है। एग्रीमेंट क्या हो सकता है? ओरल भी हो सकता है, रिटन। जैसे एग्रीमेंट क्या हम लोग किए, फॉर्म किए ना, सब चीज इन राइटिंग में, राइटिंग में भी पॉसिबल है। और ओरल क्या कर सकते हैं हम लोग? जबान दे दिए। मतलब जबान का मतलब कि आप भाई, आप पार्टनर हो, आपको 10,000 रुपया महीना मिलेगा, ऐसे हम लोग बोल दिए आपको, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव। अच्छा, जो भी हम लोग बिजनेस फॉर्म किए हैं उसको करके हमको क्या मिलेगा? तो अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट आना चाहिए। प्रॉफिट ही नहीं होगा तो फिर पार्टनर, और जो भी प्रॉफिट होगा वो एक लोग का नहीं होगा, सारे लोगों, उसमें जितने भी लोग हैं, मतलब जितने भी पार्टनर है उसमें हम लोग बांटेंगे। मान लो इक्वल पार्टनर है और 1 लाख रुपया प्रॉफिट आया, 4 लोग हैं, कितना करके बांटेंगे? 25,000, 4 लाख डिवाइडेड बाई
1 लाख डिवाइडेड बाई 4, 25,000 आया, सारे पार्टनर को 25,000 मिलेगा। यहां पे कौन सा रिलेशन होता है? आखिर प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है? प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन होता है। हर एक पार्टनर एक दूसरे के लिए क्या होगा? प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन होगा। याद रहेगा आपको बाबू? बस एक टॉपिक और करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा हम लोग। देखो मेंबर यहाँ पे क्या कितने होने चाहिए बाबू? मेंबरशिप क्या होगी? देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2%। देखो मार्क कर लो, एटलीस्ट कितना परसेंट होना चाहिए? 2% होना चाहिए। और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50% होना चाहिए। एग्रीमेंट मार्क कर लो, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। ठीक है ना? एग्रीमेंट कितना कैसे हो सकता है? ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट बोला लॉफुल बिजनेस। आपका जो बिजनेस होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, मतलब इलीगल बिजनेस के लिए आप पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म नहीं कर सकते। लॉफुल बिजनेस मतलब जानते हो? लीगल बिजनेस, जिसको सरकार के नजर में वो सही है। आप स्मगलिंग का बिजनेस करते हो, वो तो इलीगल हो गया ना। मेरा बात आप समझ पा रहे हो? बिजनेस क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। द पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस विच इज लीगल। देखो लीगल को अंडरलाइन कर लीजिए। पार्टनरशिप अगर फॉर्म्ड होगा कोई भी बिजनेस के लिए, वो बिजनेस क्या होना चाहिए? लीगल होगा। अगर आपका कोई भी आपका आप बिजनेस कर रहे हो, आप लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आपका काम है ना पब्लिक का इंटरेस्ट को हार्म पहुंचाना, आप गलत काम में इन्वॉल्व हो, स्कैम करते हो लोगों के साथ, तो ये लीगल बिजनेस थोड़ी हुआ, ये तो इलीगल बिजनेस हुआ। ऐसा पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म हो पाएगा? आप तो अपने एंड से कर लीजिएगा, लेकिन सरकार के नजर में आप पार्टनरशिप बिजनेस नहीं हो। पार्टनरशिप बिजनेस 2 मिनिमम पार्टनर होना चाहिए, मैक्सिमम 50 होना चाहिए। आप कोई भी काम करोगे, कोई भी बिजनेस करोगे, चैरिटेबल काम नहीं करोगे, कोई भी चीज काम करके वो रिकरिंग इन नेचर होगा। जो भी पैसा कमाओगे पार्टनर में बांट लोगे। ठीक है? और एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट शेयरिंग। अच्छा, प्रॉफिट कैसे बांटोगे? नहीं, प्रॉफिट बांटोगे इक्वली कब बांटोगे? ऐसा डीड का मतलब होता है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है ना कि कोई रेशियो दिया हुआ है, कोई परसेंटेज दिया हुआ है, तो कैसे बांटोगे आप लोग बाबू? उसी रेशियो के हिसाब से बांटोगे। अगर रेशियो अगर ना डी एग्रीमेंट में ना कुछ लिखा नहीं हुआ है पीएसआर के बारे में, पीएसआर का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो आप इक्वली बांटिएगा। जैसे अभी हम आपको एग्जांपल दिए, 4 लोग हो, 1 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ, तो इक्वली कितना मिलेगा सबको? 25,000 रुपया करके मिलेगा। बात समझ में आया? अनलिमिटेड लाइबिलिटी फिर आ चुका है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ये रिपीट हुआ, यहां पे क्या होता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। बोलो, इफ द बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ द आउटसाइड डेट, द पार्टनर विल अटैच हिज पर्सनल एसेट टू पे ऑफ द आउटसाइड डेट। अगर बिजनेस का एसेट्स इतना ज्यादा नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना, तो जो पार्टनर है बिजनेस के, वो अपने घर से अपना एसेट्स ला के बिजनेस में अटैच करके बेच के जो भी उधारी है लाइबिलिटी उसको पे ऑफ करेंगे। बात बोलो समझ में आया? यहाँ पे शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकता है। नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हीज और शेयर, ठीक है ना, इन द पार्टनरशिप। जैसे आप मालिक हो, आप पार्टनर हो, ठीक है ना, आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ही कैन डू सो ओनली व्हेन द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। जैसे आप नॉर्मली अपना इंटरेस्ट, अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, लेकिन जब सारे पार्टनर रेडी हैं, सारे पार्टनर का कंसेंट है, आप कर सकते हो। नो लीगल एंटिटी, अ पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। जैसे हम लोग पढ़े थे सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, बिजनेस एंड ओनर दोनों एक है इन द आइज ऑफ लॉ। बोलो, बिजनेस एंड ओनर्स, मतलब वहां ओनर्स है या पार्टनर्स हैं, जो भी पार्टनर्स हैं और जो भी बिजनेस है, उन लोग एक है इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है ना? रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। बोलो, लिख लो। आपसे पूछेगा रजिस्ट्रेशन क्या है, तो बोलिएगा सर रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, चाहो तो करवा भी सकते हो या नहीं भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, तो आप बोलिएगा कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, चाहो तो करवा सकते हो या ना करवाओ तो तब भी चल जाएगा। क्लियर है? लेकिन एग्रीमेंट होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है? एग्रीमेंट का 2 रूप है। कैसे हो सकता है एग्रीमेंट? ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल है। According to the Partnership Act 1932, it is not compulsory for a partnership firm to get itself registered. However,
द पार्टनर प्रीफर टू गेट द पार्टनरशिप फ्रॉम रजिस्टर बिकॉज देयर आर सर्टेन एडवांटेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। कुछ एडवांटेज है, अगर आपको एडवांटेज चाहिए तो आप क्या कर लो, रजिस्टर कर लो। आपको एडवांटेज नहीं चाहिए, रजिस्ट्रेशन मत करो। मैनेजमेंट बोला एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। द वर्क एरिया ऑफ ईच पार्टनर में ऑल्सो बी स्पेसिफाई इन द पार्टनरशिप डीड। जनरली डे टू डे मैनेजमेंट इज कैरिड ऑन बाय वन और फ्यू पार्टनर्स। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट होगा वो एक लोग करेंगे, मिलकर करेंगे। अब कौन क्या काम करेगा वो हम लोग प्री डिसाइडेड रहता है। समझ पा रहे हो? कोई अकाउंटेंट होगा, कोई अकाउंट का काम कर लेगा। जाहिर सा बात है कि 4-5 लोगों में कोई अच्छा कॉमर्स पढ़ा है, उसको अकाउंटेंट का काम आता है, वो अपना हम दूसरे लोग को हायर नहीं करेंगे, हम खुद ही अकाउंटेंट बन जाएंगे। या डे टू डे एक्टिविटीज में कौन पार्टिसिपेट करेगा? जो बिजनेस का डे टू डे ऑपरेशन होता है वो कौन ऑपरेट करेगा? एक लोग करेंगे, 2 लोग करेंगे, 3 लोग करेंगे, मिलके करेंगे। सबका काम पहले से बटा रहता है, प्री डिसाइडेड रहता है, ताकि दिक्कत ना हो। समझ पा रहे हो ना? सोल प्रोप्राइटर में बेचारा अकेला सारा काम करता था, यहाँ पे 4-5 लोग रहेंगे। मान लो 5 पार्टनर है तो 5 लोग हैं। 5 लोग अपने हिसाब से जिस फील्ड में उनका स्पेशलाइजेशन है वो अपना ही बता देंगे, भाई हम टैक्सेशन में बेस्ट हैं, हम डिलीवरी में बेस्ट हैं, हम कस्टमर को डीलिंग में बेस्ट हैं। एक्स वाई जी जो भी होगा उसी हिसाब से वो काम करेंगे। फिनेंसिंग द कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म कंसिस्ट ऑफ द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय डिफरेंट पार्टनर। यहाँ पे एक लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, एक लोग इन्वेस्ट करेंगे, एक लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। एक लोग पैसा इन्वेस्ट कहाँ करते थे? सोल प्रोप्राइटरशिप में। यहाँ पे पार्टनर जब एक मालिक नहीं है, मालिक एक से ज्यादा है, तो एक इंसान पैसा इन्वेस्ट क्यों करेगा? सब लोग मिलके इन्वेस्ट करेंगे। वो एग्रीमेंट में लिखा जाएगा कौन कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। मेरा बात आप समझ पा रहे हो? म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंट, एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल ट्रस्ट रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है, क्योंकि ट्रस्ट से ही दुनिया चलता है। अगर हम लोग पार्टनरशिप में ट्रस्ट नहीं रहेगा, अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और मेरे दिल दिमाग में ये है कि हम पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं और मेरा पैसा जैसे ही बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे पैसा पार्टनर लेके भाग जाएगा, इस डर से बिजनेस हो पाएगा? जैसे इन्वेस्ट करें हम सोचे पैसा पार्टनर लेके भाग जाएगा। इजी टू फॉर्म, मतलब पार्टनरशिप बहुत इजी है फॉर्म करना। ठीक है ना? लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेस, यहां जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस रहेगा वो कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर तो 100% ज्यादा रहेगा। अगर हम लोग सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप को कंपेयर करेंगे, कहां पैसा ज्यादा मिलेगा? पार्टनरशिप में। और यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट और है, रिस्क शेयरिंग। अच्छा, सोल प्रोप्राइटर में जो भी रिस्क होता था वो कौन शेयर करता था? अकेला एक इंसान। यहां मान लो जो भी लॉस होगा, एक इंसान अकेला लॉस थोड़ी ना बेयर करेगा। जितने भी पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में वो इक्वली करेंगे। हाँ, डूबेंगे, सबको लेके डूबेंगे। समझ में आया? नहीं डूबेंगे। बोलो कृति को। 2 मिनट रुक जाओ, हो गया। अरे हो गया बाबू, और कैसे बोले? ठीक। तो आज के सेशन में हम लोग यहीं तक रहते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।